नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज जो मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है। मतलब कहा जाए तो मैथ का ये मक्खन क्वेश्चन है और पेडागोजी दो क्वेश्चन होगा जो न्यूमेरिकल से, बाकी जितना भी होगा सब आप देख सकते हैं ये पेडागोजी का है। और ये क्वेश्चन सब पूछा भी गया है और ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है जो कि आगे पूछे जाने वाले हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आता ही है, आंसर करना है। देखिए आप आंसर करके कि कितना आप सही कर पाते हैं। जितना क्वेश्चन है इसमें आप कितना सही कर पाते हैं एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। तो लास्ट में वो पूछेंगे। तो ये दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बाकी सभी पेडागोजी से हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। तो इसमें गलत कथन को चुनना है। देख लीजिए कि पहला ऑप्शन क्या है। देखिए, दो परमीय संख्याओं का योग परमीय संख्या होता है। कोई भी दो परमीय संख्या ले लेते हैं, 1/2 मान लेते हैं, 1/3 दो परमेय संख्या है। इसको यदि हम हल करते हैं तो 5/6 आता है। मतलब दो परमेय संख्या का योग जो होता है एक परमेय संख्या होता है। तो ये भी क्या है, कथन सही है। इसमें क्या चुनना है, गलत को चुनना है। जो गलत होगा वही सही होगा, तो गलत को चुनना है। दूसरा ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं और आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आप लोग घबराना नहीं है आप। इसके बाद चलिए देखते हैं, परमेय संख्या तो सबको समझ में आए, जो p/q के रूप में हो उसे परमेय संख्या। p तथा q दोनों पूर्णांक संख्या होता है। देखिए दो अपरमेय संख्याओं का योग सदैव अपरमेय संख्या होता है। दो अपरमेय संख्या कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए √3 ले लेते हैं, √2 ले लेते हैं, कुछ भी दो अपरमेय संख्या लिख लीजिए, 3√2 लिख लेते हैं, कोई भी लिख लीजिए। अब देखिए दो अपरमेय संख्या के योग भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, अपरमेय होगा। इसका मतलब ये भी कथन क्या है, सत्य है। गलत को चुनना है, क्या गलत है उसको चुनना है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, दोनों सही हो गया। तीसरा ऑप्शन चलिए, एक परमेय संख्या है तथा एक अपरमेय संख्या है, इसका योग क्या होता है, अपरमेय होता है। कि एक परमेय संख्या मान लेते हैं 1/2 हो गया, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए, 1/√2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/√5 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5/5 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसको हल करने के बाद क्या होगा, रूट में ही आएगा और रूट में आएगा तो क्या होगा, अपरमेय होगा। मतलब ये भी कथन क्या है, सत्य है। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग जो होता है अपरमेय होता है। बिल्कुल क्या है, ये भी कथन सत्य है। तीनों कथन सत्य है, इसका मतलब चौथा आंसर होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, दो अपरमेय संख्याओं का योग, दो अपरमेय संख्या लिख लीजिए, √3 प्लस √2 ये लिख लीजिए, दो अपरमेय ही है। इसका दो अपरमेय संख्या के योग एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या तो नहीं हो सकता। पूर्णांक संख्या क्या होगा, 0 सहित 1 2 3 धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये तो नहीं हुआ, ये क्या हो गया, दो अपरमेय संख्या के योग अपरमेय ही होता है, पूर्णांक संख्या नहीं होता है। ये गलत है, यही कथन क्या है, गलत है। और जो गलत है वही तो चुनना था, जो गलत है वही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और चलिए थोड़ा सा आप स्पीड को बढ़ाते हैं। तो चलिए पहला सेकेंड क्वेश्चन आपका, वृत्त की जीवा के समद्विभाजक को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर क्या होगा, 45 डिग्री कोण बनाएगी, 60 डिग्री कोण बनाएगी, जीवा पर लंब होगी या रेखा जीवा के समांतर होगी। पहले चलिए समझ लेते हैं इसको। चलिए दोस्तों एक वृत्त बना लेते हैं पहले। ये हो गया आपका एक वृत्त, मान लीजिए एक सर्कल वृत्त है। अब देख लीजिए कि वृत्त की जीवा की समद्विभाजक को, वृत्त की जीवा कोई भी मिला लीजिए, तो केंद्र से जो होकर गुजरती है उसको हम व्यास कहते हैं। जो कि यदि केंद्र मान लीजिए ये केंद्र है तो इससे होकर गुजरेगी तो ये व्यास हो जाएगा। अब व्यास से छोटा जितना भी होगा उसी को हम जीवा कहते हैं। तो जीवा जो होगा, ये मान लीजिए एक सर्कल है और ये क्या हो जाएगा, एक जीवा हो जाएगा। वृत्त की जीवा के समद्विभाजक को, मतलब जीवा समद्विभाजक आधा में बांटना है, समद्विभाजक वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले। तो केंद्र कहाँ होगा, वृत्त का बीच में होगा, इसको मिलाने वाली और इसको क्या करना है, समद्विभाजक करना है। इसको समद्विभाजक कर दिए, मतलब जीवा को क्या हो गया, जीवा समद्विभाजक हो गया और ये वृत्त से केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा हो गया। मिलाने रेखा पर, रेखा जीवा पर क्या होगी। अब देखिए जीवा पे क्या होगी, ये तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जीवा पे क्या हो गया, लंब हो गया, इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा। यहाँ से हम फिर से एक बार समझा देते हैं, ये जीवा हो गया, जीवा पर केंद्र से मिलाने वाली एक रेखा हो गया। अब देखिए इधर 90 बनेगी और इधर 90 बनेगी, तो दोनों तरफ क्या होगा, 90 बनेगी। तो 45 डिग्री कोण तो नहीं बनाएगी, ये भी गलत। 60 डिग्री कोण नहीं बनाएगी, ये भी गलत।
जीवा पर क्या होगी, लंब होगी। हाँ, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। नंबर 90 का कौन बनाएगी, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। डी देखिए, रेखा जीवा के समांतर होगी। रेखा के समांतर कैसे हो सकती है, रेखा के समांतर तो जब होती है यदि ये जीवा, ये वृत्त हो गया, वृत्त के ये जीवा हो गया, और जीवा के समांतर यदि व्यास गुजरती, व्यास रहता या अगला कोई जीवा रहता तो वो जीवा के समांतर होता। ये क्या है, मिलाने वाली, उस पर लंब है। वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो है वो क्या है, लंब है, तो जीवा पर क्या होगी, लंब हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, पेडागोजी क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना है और आप लोग आंसर करने की जरूर कोशिश कीजिए एक बार। अब चलिए देखते हैं इसका। राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त नहीं है। मतलब प्राथमिक कक्षा के लिए ये उपयुक्त नहीं हो सकता। इस 4 कथन में से ऐसा कौन सा कथन है, नहीं वाले को चुनना है, क्योंकि मैथ पेडागोजी में सबसे ज़्यादा नहीं वाला ही क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, गणित के प्रति रुचि विकसित करना। क्या प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए या प्राथमिक जो 5वां के बच्चे हैं, 5वें से नीचे के बच्चे हैं, उसके लिए गणित में रुचि विकसित करना, क्या ये गलत है? नहीं, ये तो सही है। गलत को चुनना है, क्या चुनना है, नहीं वाले को चुनना है, ये तो सही हो जाएगा। और देखिए दूसरा क्या है कि अनुमान लगाने की कौशल को पोषित करना। बच्चे को तो प्राथमिक क्लास के बच्चे हैं तो वो अनुमान लगा सकते हैं, उसको ये चीज़ हम समझा सकते हैं। तीसरा देखिए क्या है कि बीजीय कौशल में निपुणता, मतलब बीजीय कौशल, बीजीय जो क्वेश्चन है या कुछ भी है तो उसको निपुणता, उसको सुधार करना, क्या इसके प्राथमिक बच्चे के लिए या सही हो सकता है, उसको सुधार कराना है। तो क्या प्राथमिक बच्चे के लिए हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो नहीं होगा उसी को तो चुनना था। अब देख लीजिए चौथा ऑप्शन देख लीजिए, दिग्स्थान संबंधी समझ को पोषित करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गलत होगा उसी को चुनना था। तो गलत क्या होगा, बीजगणित कौशल में निपुणता, उसको सुधार करना है बीजगणितीय निरूपण में, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो यही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है सीटेट में। बैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथनों को चयन कीजिए। देखिए बैन हेले के अनुसार कौन सा सही कथन है उसको चुनना है। कथन कारण में से सभी ऑनलाइन मॉडल क्वेश्चन है, ऑनलाइन में पूछा गया क्वेश्चन ये है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, दृष्टिकरण एक आधारभूत स्तर है। बैन हेले के अनुसार ये दृष्टिकरण के आधारभूत इकाई, ये सिद्धांत दिया था, दृष्टिकरण एक आधारभूत इकाई है, ये सही हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए कि दूसरा इसका है कि संबंध स्तर जो है ना विश्लेषण के बाद आता है। पहले क्या आता है, विश्लेषण आता है, उसके बाद आता है संबंध स्तर, और दृष्टिकरण एक आधारभूत स्तर है, यही इसका कथन है। तो संबंध स्तर क्या हो जाएगा, विश्लेषण के बाद आता है। निगमन स्तर विश्लेषण से पहले आता है, ये भी गलत है। ये क्या है, गलत है। निगमन स्तर विश्लेषण से पहले नहीं आता, वो भी बाद आता है। संबंध स्तर जो है विश्लेषण के बाद आता है, ये भी सही है और ये भी दोनों सही है। तो इसको याद रखना है कि दृष्टिकरण आधारभूत स्तर है और संबंध स्तर जो है विश्लेषण के बाद आता है, इसको याद रखना है। तो दो चीज़, ये दो सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा। निगमन स्तर जो है विश्लेषण से पहले आता है, ये भी क्या आता है, निगमन स्तर भी है, क्या आता है, बाद आता है, विश्लेषण के बाद आता है निगमन स्तर भी, और संबंध स्तर भी विश्लेषण के क्या आता है, बाद आता है। इसको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन देख लीजिए 1 और 3 दोनों दो में दिया गया है, इसमें 2 कर लीजिए, वो 2 और 3, इसमें 1 और 3, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 सही है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेडागोजी का। देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं की गणित अधिगम के बारे में सही है, ये चुनना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं की गणित के अधिगम के बारे में सही है, ये चुनना है। कौन सा सही है, इसमें सही चुनना है। चलिए देख लीजिए कि प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए है, 1 to 5 के लिए है। देख लीजिए कि पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, कथन कारण ही है ये भी। बच्चे विद्यालय में गणित के बारे में कुछ विचार मतों के साथ आते हैं। हम कह सकते हैं कि बच्चे जो आते हैं कुछ विचार तो किए होंगे कि सही हो जाएगा, कुछ तो विचार किए होंगे कि इसको कुछ विचार के साथ आते हैं कि आज गणित में ये होगा वो होगा, कुछ न कुछ तुम विचार मत के साथ जरूर आते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए कि दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय आने से पहले गणित के बारे में बच्चों को विचार मत
स्कूल गणित के असंगत होते हैं। क्या ये सही हो सकता है कि विद्यालय आने से पहले बच्चे विचार मत स्कूल गणित के लिए असंगत होते हैं? गणित जो है स्कूल के बच्चे के लिए असंगत होते हैं। असंगत तो बच्चे के लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही कौन कौन है? सही को चुनना है इसमें। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, बच्चे में दिक् स्थान संबंधी समझ केवल ज्यामितीय अध्ययन के दौरान विकसित होती है। क्या मतलब ज्यामितीय अध्ययन के दौरान विकसित होती है बच्चे में दिक् स्थान संबंधी जो क्वेश्चन होता है, क्या ज्यामितीय अध्ययन के दौरान ही विकसित होती है? जी बिल्कुल नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। 2 गलत हो गया आपका, 2 और 3 क्या है? गलत है, 1 सही है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों अपने परिवेश में आकृतियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। सही विकल्प को चुनिए। क्या चौथा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर के बच्चे जो होते हैं वो आकृति पहचानने में सक्षम होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं, सक्षम होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सक्षम होते हैं, सही बात है। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा और आपका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग को ऑप्शन 2 में डाउट होगा, गणित असंगत होते, गणित के लिए स्कूल में गणित के लिए असंगत होते हैं। असंगत वाला तो नहीं होगा क्योंकि बच्चे के लिए गणित बहुत ज़रूरी है। 1 और 4 क्या होगा? सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में 1 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1, तो 1 ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रीनू 16 बच्चों को गणित पढ़ाती हैं। ठीक है, उनका मानना है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दिया जाए, यानी कि 16 बच्चे को पढ़ाती है और परीक्षा लिया जाए, मतलब टेस्ट लिया जा रहा है, टेस्ट के बाद तुरंत बाद उसको क्या करें? प्रतिपुष्टि देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? यानी फीडबैक देने का सबसे, उसको रिजल्ट देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? वो 16 बच्चे को पढ़ाती है, उसको एग्ज़ाम लिया गया है और उसका फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? यही क्वेश्चन है आपका। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, इसमें सबसे अच्छा तरीका चुनना है कि सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, ये दिमाग लगाना है। मान लीजिए कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 10 या 15 या 16 बच्चे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, उसको एग्ज़ाम लिए, एग्ज़ाम के बाद उसको फीडबैक देने का, यानी कि उसको रिजल्ट देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला ऑप्शन देख लीजिए, वो पूरी कक्षा के लिए चर्चा में आयोजन कर सकती है कि वे किन तरीक़ों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर का पहचानने का प्रभावी नियुक्ति कौन सी है? मतलब है कि वो पूरी कक्षा को चर्चा का आयोजन कर सकती है कि कैसे किसका रिजल्ट हुआ, ये चर्चा का आयोजन कर सकती है, किस तरीके से अपने उत्तर पर पहुंचे और सही उत्तर पहचानने की युक्ति कौन सी है, कौन सी उसका सही उत्तर का तरीका हो सकता है, ये अपने से चुने। तो ये एक सही मान सकते हैं, पर बिल्कुल ये सही का मान लीजिए कि ये एक सही है। हो सकता है इससे अच्छा तरीका चुनना है, इससे अच्छा तरीका और कोई मिल जाए, ये हम मान सकते हैं इसको। दूसरा है, वो यांत्रिक रूप से किसी एक कॉपी को चयन करें, मतलब यांत्रिक बिना देखे 10 या 16 बच्चे हैं, उसमें से एक कॉपी को चुन लिया और उसके बाद उसका रिजल्ट दे दिया या उसके बारे में वो चर्चा कर दिया, तो ये तो गलत तरीका है, ये तो नहीं कर सकते हैं। एक बच्चे को आप चुन लिए और उसी के बारे में बता दिए, ये चर्चा होगी, ये तो गलत बात है। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, वो छात्रों को एक दूसरे के उत्तर की जांच करने दे, मतलब वो आपस में अदला बदला करके कॉपी को और जांच करे, तो ये सही तरीका है क्या? नहीं, ये भी सही तरीका नहीं है। वो छात्रों के एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे, मतलब आपस में ही उसको जांच करना है अदला बदली करके कॉपी को, तो ये भी अच्छा तरीका नहीं है। उससे अच्छा तरीका तो एक ही था। चौथा चलिए देख लेते हैं, वो प्रत्येक सवाल को बोर्ड पर समझाए। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो बोर्ड पर समझाए, तो सभी बच्चे को क्या होगा कि जहाँ पे गलती हुआ होगा वो सुधार सकते हैं और त्रुटियों को अपना पहचान सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा अपने उत्तरों को जांच कराए, मतलब अपना जो उत्तर था उसका जो गलत किया होगा या सही किया होगा उसको जांच करवाए। ये बहुत अच्छा तरीका है कि प्रत्येक सवाल को क्या करें, बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों द्वारा अपने उत्तरों को जांच करवाए। तो एक से अच्छा ऑप्शन क्या है आपका? डी है। तो हम मान सकते हैं क्या होगा? डी होगा आंसर, क्योंकि इसमें फीडबैक देने के सबसे अच्छा तरीका पूछा जा रहा है। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? यही होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 का एक विद्यार्थी है जिसको 162 को क्या पढ़ता है? 162 पढ़ता है, किंतु लिखता कितना है वो? 1062, 1062 लिख देता है। तो शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है? शिक्षक क्या उसको क्या चीज़ समझाए कि वो गलती ना करे? शिक्षक के लिए क्या सही है, शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है, ये चुनना है।
चलिए ऑप्शन 1 में पढ़ते हैं। बच्चा संख्या के अभिव्यक्ति को विस्तारित रूप से लघु रूप से भ्रमित है। बच्चा संख्या के अभिव्यक्ति को विस्तारित रूप से या लघु रूप से भ्रमित है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षक को चाहिए कि वो स्थानीय मान के विषय में तभी बताए जब बच्चा संख्याओं को भली भांति लिखना सीख जाए। ऐसा नहीं कि पूरे तरह से भली भांति सीख जाए उसके बाद उसको स्थानीय मान के बारे में बताए, ऐसा नहीं है कि आप पहले भी बता सकते हैं। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए तीसरा ऑप्शन है, बच्चा कक्षा में ध्यान से नहीं सुनता है। ये ऐसा भी नहीं है कि ध्यान से नहीं सुना है इसीलिए ये गलत किया है, क्योंकि उसने कहाँ पे गलती किया है, स्थानीय मान में 162 को लिखा है और 1062 लिखा है, तो कहाँ गलती किया है, स्थानीय मान में कहीं गलती किया है। तो लास्ट ऑप्शन है, बच्चों को स्थानीय मान की समझ अच्छी तरह से नहीं है इसीलिए उसने गलती किया है कि स्थानीय मान को उसको समझ रहा था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इससे मतलब उसको समझ में अच्छी तरह से रहता तो वो गलती नहीं करता, क्योंकि 162 है, इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ सकता था, जबकि लिखा है कितना 1062, तो वो किस और संकेत करता है कि स्थानीय मान में दिक्कत है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। बच्चे को जो बच्चे गलतियां करते हैं विश्लेषण करने हेतु, उसको विश्लेषण मतलब अच्छी तरह से विस्तार में बताने के लिए शिक्षक की क्या आवश्यक है, ये चीज़ इसमें चुनना है। देखिए कि बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, बच्चे को गणित चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना चाहिए, जी बिल्कुल समझाना चाहिए। सही प्रयोग चिन्ह का कहाँ किया जाता है, जैसे बोर्ड मास हो गया कि प्लस माइनस कहाँ होगा, पहले ब्रैकेट होगा उसके बाद ऑफ होगा, ये सब समझाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये भी। उसके बाद देखिए कि बच्चों को समस्या का विश्लेषण तथा विश्लेषण करने की योग्यता का विस्तार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके बाद उपयुक्त सभी, क्या सभी हो जाएगा, बिल्कुल सभी हो जाएगा। वैसे भी बच्चे के मध्य में जब भी क्वेश्चन देना है, आंसर देना है, तो आप आँख मूंद के 1 2 3 जब भी सही होगा, बच्चे के मध्य में आंसर यदि देना है तो आप सभी के साथ हमेशा चले जाइए, बिल्कुल सही होगा वो। गणित के लिए खासतौर पे गणित में जितना भी देखे हैं पेडागोजी इस टाइप का क्वेश्चन, तो वो यदि बच्चे के मध्य में बच्चे के हित में यदि देना हो तो लगभग में आप 1 to 4 1 to 3 मतलब सभी आंसर दे दीजिए, वो सही हो जाएगा। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि गणित विषय में छात्रों को रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। यानी कि गणित में रुचि पैदा करना है बच्चे को, तो प्रभावी तरीका, अच्छा तरीका क्या हो सकता है, इसको चुनना है। तो चलिए ऑप्शन दूसरा देख लेते हैं, समय विभाग चक्र के गणित विषय को अधिक लाभांश देना चाहिए। क्या इससे बच्चा को रुचि होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है, इसको नहीं मान सकते हैं। विद्यालय में गणित की पुस्तक को खरीद कर लाना, क्या बच्चे को गणित के पुस्तक खरीद कर हम ला के दे दिए उसमें बच्चे की रुचि पैदा हो जाएगा क्या, नहीं, ये गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। खेल विधि से शिक्षण करवाना, यदि खेल विधि से आप खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाते हैं कोई चीज़ तो वो जल्दी सीख जाएगा, उसमें रुचि भी आएगा, वो खेल के माध्यम से सीख रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा इसका कि खेल विधि से शिक्षण करवाना। और ये क्वेश्चन आप लिख कर लीजिए कि एक ना एक मतलब हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता ही है कि इस टाइप का क्वेश्चन खेल विधि के द्वारा शिक्षण करवाना, एक क्वेश्चन आता ही है, आप लिख कर ले लीजिए, 100% हम बोल रहे हैं। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़िए, मैथ है और मैथ का पेडागोजी सिर्फ पढ़ना होता है, जो पढ़ लिया ना अच्छा से तो समझ लीजिए एक भी गलत नहीं होगा पेडागोजी। न्यूमेरिकल आपका बेसिक अच्छा है, सूत्र सभी फार्मूला अच्छा है तो आप बना सकते हैं, पर ये ऐसा है कि आप पढ़ भी लीजिएगा ना अच्छा से पेडागोजी तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, पेडागोजी इतना आसान है। चलिए देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, गणित कक्षा के दौरान शिक्षक की निम्नलिखित समस्या बोर्ड पर लिखी और बच्चों को कहा गया कि इनका उत्तर लिखे। मतलब ये आपका दिया गया है और इसका उत्तर देना है, ये बच्चे को कहा गया है। और इससे देखिए कि वो प्रश्नों को सेट के माध्यम से यह चाहता है कि बच्चे अवलोकन कर सके, मतलब ये क्वेश्चन से क्या सीख मिलता है बच्चे को, क्या चीज़ जानकारी मिलती है, ये चीज़ आपको बताना है। देखिए पेडागोजी है, देखिए 25/5 है, 25 सॉरी यहाँ प्लस नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक किया गया टाइपिंग में, यहाँ भागा है, यानी कि 25 आपका भागा कितना है 5 है, ठीक है। तो ये 25 भागा 5 है तो कितना हो जाएगा, 25 में यदि 5 से भागा देते तो कितना होगा आंसर 5 होगा, ठीक है। दूसरा आप ऑप्शन देख लीजिए, सॉरी ऑप्शन नहीं, दूसरा देख लीजिए क्या है, 2.5 भागा है 0.5, यानी कि 2.5 में हम क्या करते हैं 0.5
5 से भाग देते हैं। दशमलव एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। मतलब 5 से फिर 25 को काटेंगे तो कितना होगा, 5 ही होगा। अब देख लीजिए तीसरा दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है आपका 0.25। अब भागा कितना से करना है, 0.05 से। मतलब इसको दशमलव उड़ाते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो ऊपर में जाएगा, फिर इसको उड़ाएंगे तो 2 जीरो नीचे में आएगा, तो दोनों बात बराबर हो गया। यानी कि ये भी हो गया आपका कितना कि 25/5 हो गया, 25/5 हो गया, मतलब 5 हो जाएगा। मतलब सभी का आंसर क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। चलिए ऑप्शन से पढ़ते हैं। यदि भाजक और भाज्य दोनों में 10 की घात से बढ़ाई या घटाई जाए तो भागफल समान रहता है। ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ है कि हम क्या करते हैं, भाज्य जो है उसमें हम भाजक से भाग देते हैं। तो क्या होता है कि ऊपर में यदि 10 से गुना कर दीजिए, नीचे में आप 10 से भाग कर दीजिए, यदि दोनों का मान क्या होगा, समान ही होगा सब चीज़ में। अच्छा 3 अंक ऊपर से गुना कर दीजिए, 3 अंक नीचे से भाग कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे था 25/5 था, ठीक है, यहाँ पे 25/5 था तो क्या आया था आंसर, 5 आया था। दूसरा आपका है, देख लीजिए ऊपर में एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे में 0.5 है, नीचे में भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो 25/5 क्या हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भाजक को भाज्य दोनों 10 की घात से बढ़ाई या घटाई जाए तो भागफल क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन आप 2 भी 3 भी पढ़ सकते हैं। देख लीजिए कि यदि भाजक और भाज्य दोनों को 10 की घात से घटाई जाए तो भाजक की 10 की घात से घट जाती है। क्या ऐसा हुआ है कि ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव था, नीचे में 2 अंक के बाद दशमलव था, आंसर क्या आया, सबका 5 ही आया। तो ये नहीं हो सकता, 10 से घट जाती बढ़ जाती, ऐसा तो नहीं हुआ, सेम आंसर हुआ, ये नहीं हुआ। तीसरा देख लीजिए, एक गुणज को 10 से विभाजित किया जाता है और दूसरी को 10 से गुना किया जाता है, गुना किया जाता है तो गुणनफल समान आता है, ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। ये तो बिल्कुल नहीं गलत होगा। अब देख लीजिए, जब एक भाजक है उसको 10 के घात से घट जाती है और दूसरी को 10 की घात से बढ़ जाती है तो गुणनफल समान होता है, कभी नहीं हो सकता है। हम भाजक को बढ़ा देते हैं और जो भाज्य होता है उसको 10 अंक से घटा देते हैं, आंसर सेम ही होगा कि नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। यदि ऊपर में हम 10 से गुना कर रहे हैं तो नीचे भी यदि 10 से गुना करते हैं, भाज्य और भाजक दोनों में, तो क्या होगा, आंसर तब सब सेम होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, एक ही सही होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए सीख जाइए। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, और इसको ये क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बताना है। देखिए, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र गति से उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार के तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। जैसे कि मतलब गणित जो है मस्तिष्क को तीव्र बनाते हैं और मतलब तीक्ष्ण बनाते हैं, तेज बनाते हैं। किस तरह तेज बनाते हैं, जिस तरह औजार को मतलब एक नुकीला बनाने पे पत्थर पे मारते हैं तो फूट जाते हैं, उसी तरह मैथ क्या होता है, दिमाग को तेज बनाता है। भली बात ये सोचने की शक्ति आती है। यह कथन किसने दिया था, ये कथन पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, 2021 में ऑनलाइन एग्जाम शिफ्ट में ये पूछा गया है। ये दिया था हब्स ने, ये कथन किसने दिया था, हब्स ने दिया। और लास्ट क्वेश्चन आपका है बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड जिसको कहते हैं, ये CDP का क्वेश्चन है, बाल विकास से क्वेश्चन है, ठीक है। बाल्य अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक होती है, ये कमेंट में बताना। आपका CDP का CDP का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को कमेंट में बताना है CDP का क्वेश्चन को। तो आप लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर पेडागोजी मैथ के साथ या मैथ न्यूमेरिकल के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।